जाता है, बल्कि इसे सभी के लिए समान अवसरों का एक बड़ा जो है प्लेटफॉर्म भी बनाया है। डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने का काम इसमें किया गया है और अपने आप में ये बड़ी पहल साबित हुई है, जिसने न केवल सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है, बल्कि इस पहल से जो तमाम इसका असर है वो नज़र आ रहा है। और आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे दो खास मेहमान भी। शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए दिखा देते हैं एक खास रिपोर्ट। देश के कोने कोने तक पहुंचे। तीसरा, डेटा सबकी पहुंच में होना है। और चौथा, डिजिटल फर्स्ट ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमने इन 4 पिलर्स पर एक साथ काम करना शुरू किया और हमें इसके नतीजे भी मिले। डिजिटल इंडिया ने नागरिकों से जुड़ी सेवाओं में नई क्रांति पैदा करने का काम किया है। उदाहरण के लिए उमंग ऐप पर आज 2200 से अधिक सरकारी सेवाओं की उपलब्धता है। गवर्नमेंट की ये पहल से बहुत आसान हो गया है कि हमें हमारे कोई ट्रांजैक्शंस है, कोई बिल्स है, कोई बुकिंग है, वो सब हम इसी एक ऐप से हम कर सकते हैं। बहुत सारी योजनाओं का उसमें जानकारी दिया गया है, जिसमें हम घर बैठे इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये भारत सरकार का ऐप है, पूर्णतः 100% सुरक्षित है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। डिजिलॉकर पर 52 करोड़ से अधिक यूजर्स के 943 करोड़ से अधिक दस्तावेज अपलोड हैं। ये एक बहुत ही सेफ और सिक्योर ऐप है, जो आपके आसानी से मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाता है। इसे इस्तेमाल करना भी बहुत ही आसान है और आम से आम जन और स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स रखने की प्रॉब्लम होती थी कि सारे डॉक्यूमेंट्स एक साथ कैरी करना होता था या ट्रैवल के टाइम पे प्रॉब्लम होता था, वो सब इससे नहीं होता है। ये डिजिटली आपके फ़ोन में सेव्ड रहता है, आप कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। 1400 से अधिक कृषि मंडियों वाला ई-नैम प्लेटफॉर्म 1.7 करोड़ किसानों और 4360 से अधिक कृषि उत्पादक संगठनों को अपने साथ जोड़ चुका है। ऐसी ही एक पहल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी है। इसमें आप लोग डायरेक्ट अपना व्यवसाय कर सकते हैं, ई बिडिंग कर सकते हैं और ये रोजगार भी बहुत ज़्यादा प्रदान कर रहा है। जो नए नए युवा पढ़कर आ रहे हैं वो जेम पोर्टल के माध्यम से अपने कारोबार इजीली स्टार्ट कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया का लाभ जन जन तक पहुंचे, इसके लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम के तहत 7.35 करोड़ से अधिक नागरिकों को ट्रेनिंग दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का AI मिशन और 6,000 करोड़ रुपए का क्वांटम मिशन भी लॉन्च किया गया है। तो एक दशक पूरा हो गया है डिजिटल इंडिया की इस पहल को और एक सफलतम यात्रा इसे कहा जा रहा है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूं। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DG NIC और अतिरिक्त सचिव मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इसी के साथ ही हमारे साथ प्रसून शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, जो एक्सपर्ट हैं। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अभिषेक जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने अपना ब्लॉग लिखा और कहा कि एक विश्वास के साथ जो है ये अज्ञात यात्रा जो शुरू की गई थी, इसने जो है एक डिजिटल क्रांति का रूप धारण कर लिया, जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। किस तरह से इस सफलता को आप बताना चाहेंगे तमाम क्षेत्रों में? प्रधानमंत्री जी ने जो आज जो ब्लॉग लिखा है, जो लिंक्डइन में पब्लिश हुआ है, उसमें उन्होंने बड़ी बखूबी तरह से बताया है कि किस तरह से लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया हर आम आदमी की पहुंच में पहुंच चुका है। हम सब जानते हैं UPI का ट्रांजैक्शन इतना सफल हो चुका है कि हम छोटे से छोटे ट्रांजैक्शन स्ट्रीट वेंडर्स हों या वेजिटेबल सेलर्स हों, वो इस्तेमाल करते हैं।
हमारे यहाँ आधार की जो पहचान दी गई, लगभग 140 करोड़ लोगों को आधार की पहचान दी गई। हर व्यक्ति उससे जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं था, जनधन खाते खोले गए। 551 करोड़ से ज़्यादा जनधन खाते खोले गए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हमारे देश में होता है, जिससे कि जिसको जितनी धनराशि मिलनी चाहिए, स्कॉलरशिप की हो, पेंशन की हो, या फिर पीएम किसान की हो, या किसी योजना की धनराशि हो, सब्सिडी की धनराशि हो, सीधे खाते में पहुंचती है कि बिना किसी विलंब के, बिना किसी कटौती के। तो ये एक बहुत एम्पावरिंग मेजर्स हुए हैं डिजिटल इंडिया के। जो डिजी लॉकर का आपने बताया, उसे पेपरलेस गवर्नेंस हो गया, आधार से फेसलेस गवर्नेंस हो गया, और यूपीआई से कैशलेस गवर्नेंस हो गया। तो इससे हम हर तबके के लोगों को, चाहे वह कहीं रह रहे हो, गांव में रह रहे हो, सुदूर उत्तर पूर्व में रह रहे हो, या लक्षद्वीप अंडमान में रह रहे हो, हर जगह इन सब सफल सेवाओं को पहुंचाने में सफल हो पाए हैं। और इस जो पूरा जो इंडिया स्टैक बना, जो हमारा कोर प्लेटफॉर्म बना, उसके ऊपर जो शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं लागू हुई। हमने दीक्षा जैसे प्रोजेक्ट से ऑनलाइन एजुकेशन इनेबल किया। ई संजीवनी से रोज 5 लाख से ज़्यादा टेलीमेडिसिन कंसल्टेशंस होते हैं। कोविड के दौरान हमने कोविन ऐप के माध्यम से लगभग पूरी आबादी को हमने वैक्सीनेट किया। फिर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से हम आभा आईडी सब लोगों को देकर इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बना पा रहे हैं। ई श्रम से 25 से 26 करोड़ जो श्रमिक हैं वह जुड़ गए हैं। मुद्रा के माध्यम से हम डिजिटल लोन्स दे पा रहे हैं। ONDC के माध्यम से हम ई कॉमर्स को डेमोक्रेटाइज कर पा रहे हैं। तो लगभग हर क्षेत्र में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने आम आदमी को एम्पावर किया है, उसके अधिकारों को उनको उपलब्ध कराया है, और एक भारत को एक विकसित भारत बनाने की राह पर चलने के लिए तैयार किया है। बिल्कुल। प्रसून जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे एक दशक को, जब हम यूपीआई से भुगतान की बात करते हैं, 7 देशों में करीब ये भुगतान होता है और विश्व का हर दूसरा यूपीआई भुगतान भारत में होता है। ये एक तरह से डिजिटल क्रांति लाई गई है पिछले 10 सालों में, और जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान था, सबका साथ सबका विकास, ये डिजिटल इंडिया से इम्प्लीमेंट हो रहा है। और साथ ही में उन्होंने कहा था ईज ऑफ लिविंग और कॉमन सिटीजन्स की, वो डिजिटल इंडिया प्रदान कर रहा है। जैसे अभिषेक जी ने भी कहा, तकरीबन हमारी ये 10 साल में इंटरनेट पेनिट्रेशन जो 2014 में 19% थी, अब 60% के ऊपर हो गई है। तकरीबन 5000 प्लस डिजिटल सेवाएं, उमंग से, डिजी लॉकर से, माई गव से सामान्य सिटीजन्स, बिल्कुल जो आम नागरिक है उसके जीवन में भी एक बड़ा बदलाव इसमें आया। जी बिल्कुल, एक डिजिटल क्रांति जो है वो चौतरफा महसूस की जा रही है। केवल भारत में ही नहीं, विश्व में इसकी गूंज है। और डिजिटल क्रांति के बारे में ही हम आपको बताते हैं, इस डिजिटल क्रांति ने ग्रामीण भारत की भी तस्वीर बदल कर रखती है। दफ्तरों के चक्कर काटना, लाइन में खड़े रहना पहले के हालात थे। अब कई प्रशासनिक सेवाएं लोगों को घर बैठे ही उपलब्ध हो जाती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आम आदमी के जीवन में ईज ऑफ लाइफ बढ़ाने का लक्ष्य रखा, जिसमें डिजिटल इंडिया मददगार बना। देखते हैं ये रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत गांव-गांव तक फैली डिजिटल क्रांति ने लोगों का जीवन आसान बना दिया है। मौसम का हाल या मंडी का भाव, शिक्षा या स्वास्थ्य, कृषि या बैंकिंग, सब कुछ अब एक क्लिक पर। कोई भी अगर हमारा अंश या सब्सिडी कहीं से आनी होती है तो सीधे हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाती है। हमारा बैंक खाता लग गया, हमारी पासबुक लगी, सीधे हमारे बैंक खाते में आ गया। तो हमको पासबुक जो चक्कर लगाने पड़ते थे, हमको उससे निजात मिल गया है। इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भाग दौड़ नहीं करनी पड़ी, सीधे उनके खाते में पैसा आ गया और वो अपना किताब कापी अन्य चीज़ों के लिए सीधे इस्तेमाल कर ले। पहले जो होता था कि बस की टिकट बुक करनी हो, प्लेन की करनी हो या ट्रेन की करनी हो तो हमें रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाना पड़ता था। पर अभी क्या है कि मोबाइल में एक ही सेकंड में हम सब कर सकते हो। ये बदलाव आया है देश के 99.6% जिलों में उपलब्ध 5G और 5,75,000 से अधिक जनसेवा केंद्रों से। भारत ने दिखाया है कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का डेमोक्रेटाइजेशन हर क्षेत्र, हर वर्ग को फायदा पहुंचा रहा है। डिजिटल इंडिया का लक्ष्य है ग्रामीण जीवन में ईज ऑफ लाइफ बढ़े, ई गवर्नेंस का फायदा लोगों को हो। किसान भाइयों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम चलाई है सरकार ने, ई-नैम ऐप।
इसमें जो है सभी जो बाहर की मंडियां हैं वो उसमें जुड़े हुए हैं, बड़े बड़े व्यापारी और किसान भाई अपना उत्पाद जो है ऑनलाइन ई-नाम ऐप के द्वारा अपना उत्पाद बेच सकते हैं। देश की 2.18 लाख ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए 42 लाख किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। प्रति जीबी इंटरनेट डेटा का मूल्य भी 300 रुपए से घटकर 10 रुपए हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इससे सेवाएं बेहतर हुई हैं और गाँवों में उद्यम को बढ़ावा मिला है। तो गांव-गांव में इस जो मिशन है इसने जन आंदोलन का रूप इसीलिए धारण किया क्योंकि लोगों की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी आसान हो गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि ज़िंदगी पहले बड़ी मुश्किल वहाँ पर होती थी, चाहे सुविधाओं की पहुँच हो, चाहे सरकार की पहुँच हो या फिर तकनीक की पहुँच हो, लेकिन अब इस मिशन से ये किस तरह से आसान हुई? देखिए, भारत ने जब ये हमने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की तो ये था कि हम इसको ऐसा बनाएं कि यह सिर्फ शहरों या ऐसे लोगों पे सीमित न रह जाए जिनके पास संसाधन हो। तो डिजिटल इंक्लूजन की जो हम बात करते हैं कि डिजिटल हैव्स और हैव नॉट्स न बन जाएं और ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर अंचलों में भी इसकी क्रांति उसी तरह से हो जैसा शहरों में होता है, इसकी पूरी रूपरेखा बनाई गई। तो एक प्रोजेक्ट हमने लागू किया कॉमन सर्विस सेंटर करके। तो कॉमन सर्विस सेंटर कियोस्क होते हैं जो कि हर गांव में उपलब्ध हैं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा चल रहे हैं। तो जो व्यक्ति को कोई सेवा चाहिए होती है वो यहाँ जा कर के असिस्टेड एक्सेस में ले सकता है। अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं है या कंप्यूटर नहीं है या कनेक्टिविटी नहीं है या उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो डिजिटल इंक्लूजन से यह चीज़ संभव हो पाता है। तो अगर किसी को कोई फॉर्म भरना है या स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है या कोई ट्रेन की टिकट बुक करने हैं या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने हैं, या कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्कीम्स बनाई गई, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए हो या स्वयं सहायता समूहों के लिए हो या फिर टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं देने के लिए हो, तो हर क्षेत्र में जो हमारी लास्ट माइल पे जो लोग रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, उनको शामिल करने की योजना बनाई गई। ई श्रम के माध्यम से हर व्यक्ति को बेनिफिट दिए गए। स्वामित्व प्रोजेक्ट, जिसमें जो रूरल एरियाज में जो आबादी की ज़मीन होती है उसके लिए ज़मीन के कागज़ डिजिटल माध्यम से सर्वेक्षण करके बनाए गए, दिए गए, जिससे लोग उससे लोन ले पाते हैं। जो हमारा स्ट्रीट वेंडर्स की जो स्कीम है जिसके तहत उनको लोन मिल जाता है डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए, उससे भी बहुत ज़्यादा जो छोटे तबके के लोग हैं उनको बेनिफिट हुआ। ई मुद्रा के माध्यम से जो मुद्रा लोन्स दिए जाते हैं वो अभी डिजिटल ट्रांजैक्शन, जो उनके डिजिटल ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके हिसाब से लोग लोन के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क जो तैयार किया गया, अकाउंट एग्रीगेटर में भी अगर आपके पास बैंक अकाउंट का बैलेंस है, आप लेन देन कर रहे हैं या जीएसटी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट्स हैं, उसके आधार पे आप लोन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आपको तत्काल बिना किसी कोलैटरल के लोन्स मिलने की संभावना होती है। ONDC प्लेटफॉर्म जो बना, जो ई कॉमर्स को डिजिटल को रिवोल्यूशनाइज कर रहा है, जिसमें कि बायर सेलर दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और जो मोनोपोलीज हैं जो बड़ी कंपनीज की, उससे हम लोगों को निजात दे पाएं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन किया गया, जो भारत नेट प्रोजेक्ट है, जिससे ऑप्टिकल फाइबर, घर घर फाइबर पहुंचाने का प्रयास किया गया और जिससे हमारे 5G का नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया। मोबाइल डेटा का जो कॉस्ट है इंडिया में वो दुनिया में सबसे कम है। तो इस सभी के माध्यम से हम लोगों ने मतलब जो डिजिटल इंडिया माननीय प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में इसको इस तरह से क्रियान्वित किया गया कि हर व्यक्ति जिसे कोई भी सरकारी सेवा या कोई भी और तरह की सेवा की आवश्यकता है, उसको बटन दबाते ही अपने घर पे बगैर कहीं और जाए हुए, बगैर कोई सुविधा शुल्क दिए हुए सुचारू रूप से प्राप्त होनी शुरू हो गई। तो ये डिजिटल इंडिया का जो आम आदमी को एम्पावर करने का जो अचीवमेंट है, ये मैं मानूंगा कि बहुत ही मजबूत कड़ी है हमारी पिछले 10 वर्ष की जर्नी की। बिल्कुल। प्रसून जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अभिषेक जी ने भी बताया, तमाम जो योजनाएं हैं उनकी माध्यम से और तमाम जो उनके लाभार्थी हैं उनके माध्यम से, जो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, अवसरों का लाभ सभी तक, ये किस तरह से सुनिश्चित हो पाया और किस तरह से इसका जो असर है वो देखने को मिल रहा है? पहले ये सोचा भी नहीं जा सकता था। जी बिल्कुल, जैसे अभिषेक जी ने बोला, जो हमने ग्राम पंचायत है, तकरीबन 2,70,000 ग्राम पंचायत में फाइबर नेट से कनेक्ट किया, भारत नेट से। तकरीबन अब 12 बिलियन ट्रांजैक्शन पर मंथ हो रही है यूपीआई से। तो ये एक ग्लोबल सक्सेसफुल मॉडल
बना है भारत से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब भारत को ग्लोबल लीडर माना जा रहा है और यूएन ने भी इसको सराहा था, इस पहल को, और पूरे ग्लोबल साउथ को रिकमेंड किया था कि भारत का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपनाएं और जो डिजिटल एम्पावरमेंट है कॉमन सिटीजन्स की, जैसे अभिषेक जी ने भी बताया, डिफरेंट ग्रामीण योजनाएं भी हमने बिल्कुल लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी प्रोवाइड की है। तो ये एक ग्लोबल सक्सेसफुल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ने बना के उसको सक्सेसफुली चला के और आम आदमी तक पहुंचा के ये पूरे विश्व में एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत कर दी। बिल्कुल, एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत है और वैश्विक मॉडल भी इसलिए बन रहा है क्योंकि पारदर्शिता जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण फीचर है। हम आपको बताते हैं, सरकार की योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और गरीबों और वंचितों का हक सुनिश्चित करने के हेतु भी ये बेहद महत्वपूर्ण है। और इसमें जो महत्वपूर्ण अहम बिंदु साबित हुआ वो हुआ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी। उसे प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जैम यानी जनधन, आधार और मोबाइल की त्रिशक्ति बनाई गई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने जैम और डीबीटी को लागू करने में अहम भूमिका निभाई। कैसे, आइए दिखाते हैं। वित्तीय समायोजन की सबसे बड़ी पहल जनधन योजना शुरू हुई 18 अगस्त 2014 को। जन भागीदारी की बड़ी मिसाल बनी और करीब 55 करोड़ बैंक खाते खुले, जिनमें 30 करोड़ खाते महिलाओं के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल ने युगांतकारी बदलाव सुनिश्चित किए। जनधन खाते आधार और मोबाइल से लिंक हुए। भारत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज किया। भारत ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए और इस प्लेटफॉर्म पर हुए इनोवेशन ने लाखों नए अवसर पैदा किए। जनधन, आधार और मोबाइल की जैम ट्रिनिटी कितने ही नए इनोवेशन का आधार बनी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई ने कितनी ही नई कंपनियों को नए मौके दिए हैं। जनधन, आधार और मोबाइल ने मिलकर भ्रष्टाचार पर प्रहार किया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन से राशन तक सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में जैम की ट्रिनिटी कारगर साबित हुई है। आवास योजना या वृद्धा पेंशन, किसान सम्मान निधि या छात्रवृत्ति, या बात हो सब्सिडी की, ऐसी योजनाओं के 44.5 लाख करोड़ रुपए अब तक सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में पहुंच चुके हैं और 3.50 लाख करोड़ की बड़ी रकम भ्रष्टाचारियों के हाथों में जाने से बची है। आज के दौर में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और भारत सरकार द्वारा जो डीबीटी की योजना चालू की गई है, तो अगर वो पैसे वहां से भेजते हैं तो पूरा डायरेक्ट उस खातेदार के खाते में आता है और लाभार्थी को पूरा पैसा मिलता है। जो भी गवर्नमेंट की हमें मनी आती है, जो जैसे कि कोई स्कीम, जनधन योजना है, कोई भी पैसा आ रहा है तो हमें डायरेक्ट हमारे अकाउंट्स में आ रहा है, कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। जैम, डीबीटी और डिजिटल इंडिया ने साथ मिलकर गरीबों और वंचितों के हक सुनिश्चित किए हैं। समृद्धि के नए द्वार खुले हैं। भ्रष्टाचार कम हुआ है। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी शासन, यही तो है प्रधानमंत्री मोदी का संकल्प, जिसे देश अब मिलकर सिद्धि बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जब हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या हुआ करता था, जो लीकेज थी लाभार्थियों की वो एक बड़ी चुनौती हुआ करती थी। किस तरह से इस मिशन ने भ्रष्टाचार पर भी एक कड़ा प्रहार किया है? जो सबसे बड़ा जो एम्पावर करने का काम हुआ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैसे आपने बताया कि जब हर व्यक्ति के पास एक बैंक अकाउंट हो गया और वो बैंक अकाउंट उसके आधार से सर्टिफाइड हो गया, तो जब किसी बेनिफिशियरी को जितनी उसकी हक है, जो उसको जो सब्सिडी मिलनी चाहिए या उसको जो पेंशन का पैसा मिलना चाहिए या छात्रवृत्ति का पैसा मिलना चाहिए, उसके अकाउंट में डायरेक्ट जब ट्रांसफ़र होने लगा, तो जो बिचौलियों का काम होता था, जो मिडिलमैन का काम होता था, जो कि पैसे काट लेते थे, जो कि और कई बार लोगों को
त्रस्त करते थे। एक बहुत पहले की कहावत कही जाती थी कि 1 रुपये में से 15 पैसे पहुंचता है, बाकी सब लीकेज हो जाता है। तो वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई और तत्काल लोगों के अकाउंट में जाने लगा पैसा, और इससे लोगों को बहुत बेनिफिट्स हुआ। इसका सबसे बड़ा लाभ हमने कोविड के दौरान देखा, जब सरकार ने जो रिलीफ मनी थी लोगों के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफ़र करी तो लोगों को तत्काल मिल गया। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि पारदर्शिता भी सुनिश्चित करता है, जो कि भ्रष्टाचार पे भी अंकुश लगाता है, और जो सुनिश्चित करता है कि हमारी गवर्नेंस सिस्टम्स है, जो हमारी प्रशासनिक तंत्र है, ये सुचारू रूप से काम करे और लोगों को उसका हक मिले। इसी तरह का एक और एग्जांपल जो मैं देना चाहूँगा, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। जो राशन का जो सिस्टम था हमारा, पहले था कि अगर परिवार का एक व्यक्ति मजदूरी करने के लिए किसी और कारणवश शहर में रहता है और परिवार गांव पे रहता है तो राशन दोनों को अलग अलग नहीं मिल पाता था। जो डिजिटल का हमने इम्प्लीमेंटेशन किया फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में, उससे यह हुआ कि राशन कार्ड एक होगा, परंतु अगर एक व्यक्ति शहर में राशन लेना चाहता है और दूसरे उसके परिवार के बाकी लोग गांव में लेना चाहते हैं, वह भी संभव हो पाया। तो ये भी एक बहुत एम्पावरिंग कदम था। इसी तरह से जो हम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, जो आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम जो लागू हुई, 5 लाख रुपए तक का बीमा हर परिवार को हर साल मिल जाता है, वह भी डिजिटल के माध्यम से सुचारू रूप से सफल हो पाया, ताकि आपके पास बस आपका आयुष्मान कार्ड होना चाहिए और आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, सेवाएं मिल जाती हैं। तो ये हर क्षेत्र में जिस तरह से डिजिटल इंडिया ने लोगों को जो उनका हक था वो दिलाया, वो भ्रष्टाचार को खत्म करने में और प्रशासनिक व्यवस्था को ज़्यादा एफिशिएंट सुचारू रूप से चलाने में और स्वच्छ बनाने में काफ़ी योगदान दिया है। बिल्कुल, काफ़ी योगदान दिया है। विशेष रूप से सबसे बड़ी बात वहाँ पर आती है जो वंचित तबके थे, जिन तक लाभ पहुँच नहीं पाता था या दूर दराज के इलाके थे, उन तक जो है तमाम योजनाओं का जो लाभ है वो पहुँचा है। प्रसून जी, इसी संदर्भ में आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो जो भूमि से संबंधित अनिश्चितता थी वो एक बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी, लेकिन जिस तरह से 6 लाख से ज़्यादा गाँव का मानचित्रीकरण हुआ है, उसने इस अनिश्चित को कितना खत्म किया है और इससे जो वहां के लोग हैं उन्हें कितना फायदा हुआ है? जी, बहुत फायदा हुआ है और मैं डीबीटी में और ऐड करना चाहूंगा, खासकर द नंबर्स जो पहले 2014 में सिर्फ 28 स्कीमें थी, अब 320 स्कीमें डीबीटी के अंडर है और 53 मिनिस्ट्रीज की, जिससे तकरीबन 3.5 लाख करोड़ का जो लीकेज था वो बचा है। इतना बड़ा जो पूरे देश की इकोनॉमी में अब डिजिटल इकोनॉमी तकरीबन 13.5% का कंट्रीब्यूशन दे रही है और 2030 तक तकरीबन 1/5 ऑफ भारत की जो इकोनॉमी होगी उसमें डिजिटल इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो ये एक इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन और इतना फास्ट कंट्रीब्यूशन रहा है हमारा 5G रोल आउट तकरीबन हम 99% डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट 5G रोल आउट माना जा रहा है। हमने 2022-23 में ये स्टार्ट किया था और अभी तक 99% जिले कवर हो चुके हैं। तो ये ओवरऑल जो और एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि रूरल और अर्बन डिवाइड, डिजिटल इंडिया ने उस डिवाइड को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। सरकार आम नागरिक विलेजेस तक पहुंच रही है, सारी स्कीम्स वहां पहुंच रही है, पैसा उनके खाते में जा रहा है, तकरीबन 500 मिलियन खातों में डायरेक्ट डीबीटी का पैसा जा रहा है। ऐसे ही जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी उसमें जो लीकेज था 18,000 करोड़ का हुआ करता था, वो सारा खत्म कर दिया गया है। मनरेगा का जो रूरल जॉब गारंटी का जो क्रेडिट था वो डायरेक्ट वर्कर्स के अकाउंट में जा रहा है। पीएम किसान से तकरीबन 6,000 करोड़ का पैसा उनके डायरेक्ट अकाउंट्स में जा रहा है। तो ये सारे नंबर्स इस डिजिटल इंडिया की सक्सेसफुल यात्रा का एक मिसाल देती है। बिल्कुल, एक ही नहीं कई क्षेत्रों में जो ये मिसाल है वो दिखाई देती है, जीवन के हर क्षेत्र में हम कहें तो। और इसी में अभिषेक जी आपसे समझना चाहेंगे, जब हम डिजिटल मिशन की बात करते हैं तो इसमें व्यवसाय को करने के लिए भी कई बड़े प्लेटफॉर्म जो हैं वो जो दिए गए हैं और उनसे जो है तमाम लोगों को फ़ायदा हुआ है। किस तरह से इसे भी एक क्रांति कहा जा सकता है अगर हम व्यवसाय के, व्यापार के या कारोबार के क्षेत्र में देखें तो? देखिए, डिजिटल स्किल मंत्रालय ने भारत सरकार के एक डिजिटल इंडिया स्किल हब पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें तमाम प्रकार के स्किल्स की ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो जाता है। हमारे मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स IT ने फ्यूचर स्किल्स प्राइम पोर्टल बनाया है,
जिसके ऊपर आप जाकर के अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन हो, साइबर सिक्योरिटी हो, इसके बारे में कोर्सेज करके सर्टिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कैरियर पोर्टल एक तैयार किया गया है जिसमें कि रोजगार के भी तमाम जो ऑप्शंस होते हैं वो उपलब्ध रहते हैं। तो शिक्षा हो या स्किलिंग हो या ट्रेनिंग हो या नौकरियों की जो संभावना है उसके बारे में भी जो पोर्टल्स तैयार किए गए हैं लोगों को बेनिफिट्स दिलाते हैं। EPFO का पोर्टल है जो प्रोविडेंट फंड के बारे में सारी जानकारी देता है। इसके अलावा जो हमारा ई श्रम पोर्टल है, जो श्रमिकों और जो मजदूरी करते हैं उनके बारे में भी जो अपॉर्चुनिटीज है वो उपलब्ध कराता है। पिछले बजट में एक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, उसके ऊपर भी एक पोर्टल तैयार किया गया जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग्स अवेलेबल होती हैं। तो एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिजिटल इंडिया के तमाम इनिशिएटिव्स हैं जो लोगों को हर तरह की सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल प्रसून जी, आपसे समझना चाहेंगे जो भारत का लक्ष्य था वो सबसे सस्ती इंटरनेट अर्थव्यवस्था के साथ साथ सबसे सस्ता कंप्यूटिंग गंतव्य भी बनना था। ये जो है किस दिशा में जा रहा है और कितना हासिल किया जा चुका है? आई थिंक ये बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं और अभिषेक जी तो उसके एक तरह से आर्किटेक्ट रहे हैं, जो स्टार्टअप इंडिया से लेके और जो हमारा GPU अभी तक पूरे विश्व में जो GPU एक्सेस है वो सबसे सस्ता प्रोवाइड किया जा रहा है, खासकर हमारे स्टार्टअप्स को। तो ये एक नई क्रांति लाएगा कंप्यूटिंग क्षेत्र में भी, क्योंकि भारत एक डेटा प्रोड्यूसिंग नेशन है। विश्व में 2 ही ऐसे देश हैं जिसके 1 बिलियन प्लस पॉपुलेशन, वो भारत और चाइना। और हमारा जो डेटा क्वालिटी है और उसके साथ कंप्यूट की पावर मिलती है, तो हम एक बहुत बड़ी AI महाशक्ति बन सकते हैं हर क्षेत्र में। जैसे कोविड ऐप में जब हमारे पास जो इतना डेटा है तकरीबन बिल्कुल तमाम क्षेत्रों में इस क्रांति का जो असर है वो दिखाई देता है। और जो अब अगला लक्ष्य है वो ये है कि देश वैश्विक डिजिटल महाशक्ति के रूप में उभरे और इसी दिशा में काम किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया प्रसून जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।